गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबों के लिए एक नए वीडियो के साथ। और मेरा आज का ये वीडियो ट्राइगोनोमेट्री मैथ का एक पार्ट है। ट्राइगोनोमेट्री, इसको आप हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं। और ये बिहार बोर्ड के सिलेबस के अंतर्गत क्लास 10th में जोड़ा गया है। तो इसका क्या इंट्रोडक्शन है, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट इज ट्राइगोनोमेट्री और इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें क्या पढ़ना होता है। ऐसे 9th के सिलेबस तक के अंतर्गत में कहीं भी आपको ट्राइगोनोमेट्री नहीं मिला है। हाँ, बहुत साल पहले पुराने सिलेबस के अंतर्गत ये तो 9th में ही इंट्रोडक्शन पढ़ना होता था, बट अब के सिलेबस में जो बिहार बोर्ड बनाया है उसमें आपको 10th के सिलेबस के अंतर्गत ही ट्राइगोनोमेट्री मिलता है। इसका मतलब ये फर्स्ट टाइम मिलने जा रहा है 10th क्लास में। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत सारे फायदे होंगे, खासकर उन बच्चों को जो जस्ट अभी 10th क्लास में एंट्री लिए हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ही लाभदायक होगा। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हुए। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइगोनोमेट्री क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, ट्राइगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो है गणित की एक शाखा है। अब इस शाखा के अंतर्गत क्या पढ़ना होता है, तो इसको सबसे पहले बताया किसने था, हु इज द फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो आपको जानना चाहिए फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। और वो कौन है, तो एक वह ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हिपार्कस। हिपार्कस, हिपार्कस कौन थे, तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था ट्राइगोनोमेट्री को, और इसलिए इनको माना गया है फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। और ये नियर अबाउट 150 BC के अप्रोक्स में इसको बनाया थे। याद रखिएगा डेट, ये टाइमिंग भी था 140 BC के अबाउट में। ये ग्रीक मैथमेटिशियन जो थे हिपार्कस, इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राइगोनोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया था। तो इनके जो जाना गया है ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है, तो सबसे पहले आप इस ट्राइगोनोमेट्री का मतलब समझिए। तो सबसे पहले जानिए कि ट्राइगोनोमेट्री का जो हिंदी रूपांतरण है उसमें कहा गया है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति जो शब्द है, ये हिंदी जो शब्द है ट्राइगोनोमेट्री का, इस शब्द में 3 शब्दों का मिलावट है। ये 3 शब्दों का मेल है। इसमें पहला शब्द होता है त्रि, जिसका अर्थ होता है 3, जिसका अर्थ 3 होता है। तो पहला शब्द हो गया त्रि का मतलब 3। दूसरा शब्द है आपका कोण, कोण जिसको आप एंगल कहते हैं इंग्लिश में। और कोण का मतलब होता है, जैसे आप पढ़िएगा कोण का डिफिनेशन, जब 2 सरल रेखा किसी एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है और उससे जो झुकाव पैदा होता है उसे हम कोण कहते हैं। जैसे एक सरल रेखा आपका यह हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए बी। दूसरी रेखा यह हो गई, इसका नाम दिया गया बी सी। तो ए बी और बी सी जो रेखाखंड है वह एक निश्चित बिंदु पर आकर मिल रही है और वह बिंदु है बी, और इसके द्वारा जो झुकाव पैदा हुआ, इस झुकाव को हम लोग कहते हैं कोण है। अर्थात यहाँ इस बी पॉइंट पे जो झुकाव है इसको हम कोण ए बी सी कह सकते हैं। तो कोण आप पहले से पता है, ये कोण क्या होता है। फिर है आया तीसरा शब्द, वह है मिति। तो मिति का मतलब क्या होता है बच्चों, तो मिति का मतलब होता है मापन या मेजरमेंट करना, मापना या मापन मेजरमेंट करना। ये तो कोण है। तो अब इस हिंदी जो नाम है इसका, इस नाम का क्या अर्थ निकला, 3 कोण मापना। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप जाते हैं ट्राइगोनोमेट्री, जो इंग्लिश नाम आप बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री, तो ये बना हुआ है ट्राइगोनोमेट्री। जो वर्ड है ट्राइगोनोमेट्री, ये जो वर्ड है इसमें भी आपको 3 शब्दों का मिलावट है। इसमें 3 शब्द कौन कौन है, तो पहला शब्द आपका आता
साइड को हम समझते हैं भुजा। साइड का मतलब होता है भुजा। इस तरह से आप लोग कहते हैं पेंटागन मीन्स एक ऐसा आकृति जिसमें 5 भुजा हो। 5 भुजाओं से घिरी आकृति को हम पेंटागन कहते हैं। फिर आप बोलते हैं हेक्सागन, जिसमें आप 6 भुजा पाते हैं। 6 रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम हेक्सागन भुज कहते हैं। पेंटागन पंचभुज कहते हैं, तो वहाँ गॉन मीन्स भुज होता है। पॉलीगॉन कहते हैं तो बहुभुज कहते हैं। पॉली मीन्स मेनी होता है, बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बना होता है, पॉलीगॉन कहते हैं, लेकिन बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ दोनों का मतलब होता है साइड अर्थात भुजा। और तीसरा जो शब्द है वह है मेट्री। जो मेट्री जो वर्ड है यह ड्राइव्ड है आपको मेट्रॉन वर्ड से, और इस मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट करना, और मेजरमेंट का मतलब होता है मापन करना। इस तरह से इसका भी अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला 3 भुजा का मापन। तो आप ट्राइगोनोमेट्री जो शब्द है ये गणित की ऐसी शाखा है जहां आप देख पा रहे हैं इसमें हिंदी नाम का अर्थ 3 कोण को मापना, और अंग्रेजी नाम का अर्थ निकलता है 3 भुजा को मापना। इसका मतलब ये दोनों जो आप अर्थ निकाल रहे हैं ये तो इसी विषय के लिए निकाल रहे हैं ना, इसलिए आप कह सकते हैं कि एक ऐसी शाखा जिसमें हम 3 कोण भी माप पाए और 3 भुजा भी मापा जाए, ऐसी शाखा को हम कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ट्राइगोनोमेट्री में जो आप कह रहे हैं कि 3 भुजा भी मापना है, 3 कोण मापना है, तो आपको सोचना है कैसे आकृति लिया जाए जिसमें 3 भुजा भी आता हो और 3 कोण भी आता हो। तो सबको ज्ञात होगा कि त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जिसमें 3 भुजा भी होते हैं और 3 कोण भी होते हैं। तो चलते हैं कि ये पूरा परिभाषा सुनने के लिए क्या है, तो ट्राइगोनोमेट्री के बारे में कहा गया त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें 3 कोण और 3 भुजाओं के मापने का अध्ययन किसी त्रिभुज के अंतर्गत होता है। मतलब सिर्फ त्रिभुज के अंतर्गत ही 3 कोण और 3 भुजा होते हैं, इसलिए ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग त्रिभुज के ही 3 कोण और 3 भुजाओं के मापने का अध्ययन करते हैं। चलिए, तो इसका परिभाषा क्या होगा बच्चों? तो इसका जो डिफिनेशन होगा त्रिकोणमिति का, आप कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति कहा जाएगा। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों को मापने का अध्ययन किया जाता है। ये रहा आपका परिभाषा त्रिकोणमिति का क्या मतलब है। व्हाट इज ट्राइगोनोमेट्री? तो आप कह सकते हैं त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तथा तीनों कोणों को मापने का अध्ययन करते हैं। यही कहलाता है त्रिकोणमिति। अब प्रश्न उठता है कि त्रिभुज अनेक प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमको पता है त्रिभुज के बारे में हम पढ़े हुए हैं। त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। जैसे 6 प्रकार कैसे, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके 2 आधार होते हैं, एक भुजा के आधार पर उसके भी 3 प्रकार, और दूसरा कोण के आधार पर उसके भी 3 प्रकार। भुजा के आधार पर 3 प्रकार कौन कौन, तो आप समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु बोलते हैं। ये हो गया भुजा के विचार से। लेकिन कोण के विचार से कौन कौन, तो न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। इस तरह से त्रिभुज के 6 प्रकार हो गए। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ हम सभी समकोण त्रिभुज के ही तीनों भुजाओं और तीनों कोणों का अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज, सिर्फ समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको जानना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज जिसको आप कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल।
तो आप सब लोगों को पता होगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है। तो चूंकि समकोण त्रिभुज का ही यहाँ अध्ययन होगा, त्रिभुज तो अनेक प्रकार के हम सुन चुके, 6 प्रकार के सुन चुके, लेकिन ट्रायगोनोमेट्री के अंतर्गत हम लोग सिर्फ समकोण त्रिभुज के ही तीनों भुजाओं और तीनों कोणों को मापने का अध्ययन करते हैं। अब रहा सवाल कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो आप पढ़े होइएगा। समकोण त्रिभुज का मतलब है एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है वह 90 डिग्री हो, बाकी जो दोनों कोण होंगे वह न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम हो। सिंपल से भाषा में आप कह सकते हैं वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण की माप 90 डिग्री होती है, इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ एक फिगर बनाया जा रहा है एक त्रिभुज का, जो 3 सरल रेखाखंडों से घिरी आकृति है, इसका नामकरण ABC से कर दिया जाए तो आपको दिख रहा है यहाँ जो B बिंदु पर बना हुआ कोण है वह 90 डिग्री है। डिग्री को हम लोग हिंदी में अंश कहते हैं। डिग्री इज द इंग्लिश वर्ड जिसका हिंदी होता है अंश। डिग्री जिसका हिंदी होता है अंश, अंश कहा जाता है। इसका संकेत आप इस तरह से आप 90 डिग्री ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो 90 डिग्री यहाँ एक कोण बना हुआ है, तो एक कोण की माप 90 डिग्री है, इसलिए हम इस त्रिभुज को कहेंगे यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री अगर है, तो बाकी दो कोण कैसे होंगे, यह दोनों कोण जो होगा वह हमेशा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में आप अधिक से अधिक एक ही कोण को 90 बना सकते हैं। अगर हम यह कोण 90 रखे हैं, इसके अलावा अगला दूसरा कोण 90 नहीं बन सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब एक कोण आप 90 रखते हैं, अगला को भी 90 करेंगे, इसका मतलब दो कोण मिलके ही 180 पूरा हो जाएगा। इसका मतलब तीसरा कोण 0 बनाना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है त्रिभुज में अधिक से अधिक एक ही कोण 90 हो सकते हैं। जब एक कोण 90 हो गया, बाकी दोनों मिलकर के 90 होना चाहिए। यह दोनों जो कोण बचा हुआ है शेष, इसके अलावे यह ए और सी बिंदु पर इन दोनों की माप होनी चाहिए 90 डिग्री। तब तो तीनों के कोण मिलकर के 180 पूरा होगा, अर्थात यह दोनों जो कोण होगा दोनों मिलकर 90 होगा। अकेला अकेला सोचा जाए ये दोनों ही न्यून कोण होगा, दोनों का माप 90 डिग्री से छोटा होगा। हो सकता है यह कोण 30 डिग्री हो, यह कोण 60 डिग्री होगा। हो सकता है यह कोण 40 डिग्री हो, यह 50 डिग्री होगा। हो सकता है यह कोण 5 डिग्री हो, तो यह आपका 85 डिग्री होगा। दोनों मिलकर के 90 और यह अकेला 90 पूरा मिलकर के 180 डिग्री होगा। इस तरह से समकोण त्रिभुज का मतलब है जिसके एक कोण की माप 90 डिग्री हो, और इसमें त्रिभुज जो आप ABC देख पा रहे हैं, इस त्रिभुज ABC में क्या है, तो कोण जो B बना हुआ है यह 90 डिग्री बना हुआ है, जबकि आपका जो कोण A है, कोण जो A है एवं जो कोण C है, यह दोनों ही कैसा कोण होगा, ये दोनों ही न्यून कोण होगा, ठीक है, अर्थात 90 डिग्री से कम होगा। तो इसी समकोण त्रिभुज में हम सभी तीनों भुजा और तीनों कोणों को मापने का अध्ययन करते हैं, जो कहलाता है त्रिकोणमिति। अर्थात त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज समकोण त्रिभुज के ही तीनों भुजाओं और तीनों कोणों को मापने का अध्ययन करते हैं। अब रहा सवाल कि इसमें बाकी किसी भी त्रिभुज में जितना आप नाम सुने हैं भुजा के आधार पर या कोण के आधार पर, उनमें समकोण के अलावे किसी अन्य त्रिभुज में भुजा का कुछ खास नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का एक अलग अलग नाम है, खास नाम है। अब हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज के उन तीनों भुजाओं का क्या क्या नाम दिया गया है, खास नाम क्या पड़ता है, इसको हम समझते हैं। जब तक हम लोग उसको नहीं पहचानेंगे, आप त्रिकोणमिति में बाकी प्रश्न को आप नहीं हल कर पाइएगा। ये समझिए एक तरह से बिल्कुल ट्रायगोनोमेट्री का शुरुआती जो भी परिचय होना चाहिए वो आपको दिया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, और तब जाकर के आगे जैसे हम बढ़ेंगे आप भी बढ़ते रहेंगे, और आप हर जगह क्वेश्चन को प्रयास करते रहेंगे। जैसे ही इंट्रोडक्शन देने के बाद लेसन का परिचय दिया जाएगा, और उसके बाद जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, तो उम्मीद है आपको भी समझ में आएगा, और आप भी घर बैठ के अभ्यास करते रहेंगे। जहां भी आपको परेशानी होगी, आप मेरे इसे कमेंट बॉक्स में आकर के आप उस क्वेश्चन को डालेंगे। प्रयास करूंगा जल्द से जल्द है ना उस चीज को हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए तो देखते हैं अब इसमें त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए तीनों भुजाओं का खास नाम क्या दिया जाता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है बोर्ड पे, और ये समकोण त्रिभुज जो है आपका, इसका नाम ABC है। इसमें कोण जो B है वह 90 डिग्री है,
बाकी जो कोण है यहाँ जो बना हुआ है सी बिंदु पर यह न्यून कोण है और ए बिंदु पर बना हुआ यह भी आपका न्यून कोण है। अब इसमें खास नाम भुजा का क्या होना चाहिए तो ध्यान सुनिएगा बच्चों, कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें तीन भुजा का नाम क्या क्या होता है। तो तीन भुजा का नाम, पहला लंब कहा जाता है, दूसरी भुजा आधार कहा जाता है, तीसरी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। लंब, आधार, कर्ण। अब रहा सवाल कि इसमें तीन में से किसको लंब कहा जाए, किसको आधार कहा जाए, किसको कर्ण कहा जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कोण सी के लिए। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, दो दो न्यून कोण है और दोनों न्यून कोण के लिए अलग अलग लंब होंगे, अलग अलग आधार होंगे। अब कौन सी भुजा लंब होगी किसके लिए, इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोण सी के लिए। तो आपको दिख रहा होगा कोण सी एक न्यून कोण है और इस कोण सी न्यून कोण के लिए आपसे पूछा जाए लंब किसे कहते हैं, लंब क्या होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि जिस न्यून कोण के लिए बात किया जाए उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं। किसी न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। आपका न्यून कोण सी बना हुआ है, इसके सामने की भुजा यह ए बी है, इसलिए इसको माना जाएगा लंब। यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा, यह हो गया आपका लंब। अब रहा सवाल कि इसमें कर्ण कौन होगा। तो कर्ण माना जाता है सबसे लंबी भुजा को, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, सबसे बड़ी जो भुजा होगी उसको कर्ण माना जाता है। दूसरी तरह से वो लोग कहते हैं कि ऐसे कि आप जो समकोण बनाए हुए 90 डिग्री, समकोण के सामने वाली भुजा को भी आप कर्ण मान सकते हैं। या समकोण यहाँ बना है बी पॉइंट पे, इसके सामने की भुजा जो एसी है वो आपका कर्ण है। या दूसरी तरह से आप कह सकते थे कि सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो ये सबसे लंबी भुजा कौन सा है, रचना के विचार से कहा जाए तो सबसे लंबी भुजा एसी है, इसलिए कर्ण यहाँ हो जाएगा एसी, सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट बात करते हैं। अब बच गया कौन सा, तो आधार। आधार आपका शेष तीसरी भुजा होगी, तो आपका ए भी हो चुका, एसी भी हो चुका, बच गया बीसी, तो आपका आधार बन जाएगा बीसी। शेष बची भुजा को हम आधार कहेंगे। ये हम बात किए हैं कौन सी के लिए, कि कौन सी आपका यहाँ बना हुआ था, इसके लिए सामने वाली भुजा ए भी हो गया लंब, सबसे लंबी भुजा एसी हो गया कर्ण, बचा हुआ भुजा बीसी हो गया आधार। लेकिन जैसे अगर हम बात करते हैं कोण ए के लिए, तो आपका न्यून कोण जो कोण ए बना हुआ है उसके लिए देखा जाए, यहाँ बना हुआ है कोण ए, इसके लिए कहा जाए लंब कोण होगा। तो फिर इसके लिए लंब किसको माना जाए, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, इसके सामने वाली भुजा बीसी है, इसलिए आपका लंब हो जाएगा बीसी, क्योंकि किसी न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। लंब हो गया बीसी, बच गया आपका नेक्स्ट आपका कर्ण। तो कर्ण हमेशा ही सबसे लंबी भुजा को माना जाता है। फिर से आप कहेंगे एसी को ही कर्ण, एसी हो गया कर्ण, बच गया तीसरी भुजा आधार, जो आपका शेष जो बचा हुआ है ये बीसी हो चुका, एसी हो चुका, तो बच गया ए बी आपका हो जाएगा आधार। यह हम बात किए हैं कोण ए के लिए। इसका अर्थ ये हुआ किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो न्यून कोण होते हैं तो दोनों न्यून कोणों के लिए अलग अलग लंब है, अलग अलग आधार है, किंतु कर्ण हमेशा एक ही होता है और वह कर्ण सबसे लंबी भुजा को माना जाता है। अगर हम कोण सी के लिए बात करते हैं तो आपका ए भी सामने वाली भुजा हो गई तो लंब माना जाएगा। लेकिन जैसे ही कोण ए के लिए बात किया जाएगा तो आपका बीसी जो है सामने की भुजा है, इसको लंब माना जाएगा। एक ही समकोण त्रिभुज में दो दो लंब हो सकते हैं, दो दो आधार हो सकते हैं, किंतु कर्ण हमेशा एक ही रहता है। सबसे पहले आपको पहचानना सीखना है कि कौन इसमें लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है और किस न्यून कोण के लिए बात किया जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात अगर हम इसका एग्जांपल और लेते हैं, मान लिया जाए आपसे पूछे ऐसे फिगर बना करके, फिगर बनाया जा रहा है एक नए त्रिभुज का जो समकोण ही है, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है 90 डिग्री, त्रिभुज का नाम दे दिया जाए पी क्यू आर। अब पूछा जाए यहाँ आर कोण जो बना हुआ है, इस आर कोण के लिए लंब कोण होगा तो किसी भी न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, अर्थात पी क्यू हो जाएगा लंब, सामने वाली भुजा। कर्ण किसे कहेंगे, तो सबसे लंबी भुजा अर्थात क्यू आर, यह हो जाएगा कर्ण। शेष बच गया आपका पी आर, यह हो जाएगा आधार। लेकिन जैसे ही कोण क्यू के लिए बात करेंगे तो सामने वाली भुजा पी आर हो जाएगा लंब, सबसे लंबी भुजा क्यू आर हो जाएगा कर्ण और आधार हो जाएगा आपका
PQ। इस तरह से एक ही समकोण त्रिभुज में दो लंब होते हैं, दो आधार होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन के लिए बच्चे समझ नहीं पाते हैं और लंब आधार चुनने में गड़बड़ कर देते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल आपको दे रहा है बोर्ड पे, आप सोचिएगा इसमें लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और फिर कर्ण कौन होगा। जैसे एक त्रिभुज बना दिया जाए, त्रिभुज का नाम ABC दे दिया जाए, यहाँ पर कोण दे दिया जाए 60 डिग्री, फिर यहाँ कोण दे दिया जाए 60 डिग्री। आपको यह कोण का मान नहीं पता है, पूछा जाएगा कौन सी के लिए, बताइए कौन सी के लिए इसमें लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और फिर कर्ण कौन होगा। तो लेकिन बच्चे करने क्या, कौन सी के लिए सामने वाली भुजा यह लंब हो गया, ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। लेकिन क्या यह सही है, संभव है कि इस कौन सी के लिए लंब इसको माना जाए? तो जवाब मिलेगा गलत, ये नहीं है, ये गलत हो गया। क्योंकि आपको दिख रहा है कि त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज में यह कोण 60 डिग्री, यह कोण भी 60 डिग्री, दोनों जोड़िएगा 120 डिग्री, इसका मतलब तीसरा कोण भी आपका 60 डिग्री होगा। तो कहीं भी क्या आपको समकोण बना हुआ दिख रहा है, 90 डिग्री आया, जब 90 कहीं भी नहीं आया इसका मतलब समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, इसमें कहीं भी लंब नहीं है, कहीं भी आधार नहीं है, कहीं भी कर्ण नहीं है। इसका मतलब फिर आपको कैसे पता करना होगा कि लंब कौन होगा? तो अभी फिलहाल तो नहीं है कोई भी लंब, कोई भी कर्ण, कोई भी आधार, लेकिन अगर इस कोण को कहीं मान लिया जाए, इसी के लिए आपसे कुछ पूछा जाए कि आप साइन का, कॉस का, tan का, किसी निष्पत्ति का मान निकालिए, इसके लिए आपको फिर अलग से रचना करना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ से लंब डालते हैं, यहाँ पर एक नाम देते हैं D, आपका AD लंब हो गया इस BC भुजा पर, तब आप खोज सकते हैं कौन सी के लिए लंब कौन होगा। तो सामने वाली भुजा अर्थात AD का लंब हो जाएगा, आपका AC यह कर्ण हो जाएगा और DC जो है यह आधार हो जाएगा, क्योंकि हम त्रिभुज आप ADC को काउंट कर रहे हैं। इस त्रिभुज में इस कोण के लिए लंब, कर्ण, आधार ये हो सकता है। लेकिन जब आपका फिगर इस तरह से बना हुआ था, इसमें कहीं भी आपको लंब नहीं है, कहीं भी कर्ण नहीं है, कहीं भी आधार नहीं है। ऐसा पहचानना आपको ध्यान रखना होगा, पहचानना पड़ेगा इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा आधार है, कौन सी भुजा कर्ण है। उम्मीद है आपको यह परिचय समझ में आया होगा। तो हम लोग समझ चुके हैं कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज के ही तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के मापने का अध्ययन करते हैं। और जैसा कि दिख रहा है कि समकोण त्रिभुज में तीन भुजा का खास नाम दिया गया, जिसको लंब, आधार, कर्ण से हम जानते हैं। कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा आधार है, कौन सी भुजा कर्ण होती है, ये पहचानना हम समझ गए। अब अगले वीडियो में बात करते हैं कि इसमें उस भुजा का संबंध क्या होता है, संबंध जो है क्या होता है, उस संबंध को हम लोग पाइथागोरस बोधायन प्रमेय कहते हैं। अब ये प्रमेय कहता क्या है, उसके द्वारा भुजाओं के बीच क्या संबंध निकाला जाता है और उस संबंध के द्वारा कैसे हम लोग किसी निष्पत्तियां को, अनुपात को ज्ञात करते हैं, ये सब अगले वीडियो में हम समझेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और प्रयास रहेगा कि ऐसे ही अच्छे वीडियो बना के आपके सामने हम हाजिर होते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।